Good morning, students. Last we have done about Gauss theorem and its proof. Next we have to do the applications of Gauss theorem कि गॉस थ्योरम हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हमने क्यों इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है। और फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ज़्यादातर हम गॉस थ्योरम का जो यूज़ है वो किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसको फाइंड करने के लिए ही करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस थ्योरम से फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है। गॉस थ्योरम ने हमें बताया था फ्लक्स का फार्मूला, फ्लक्स कैसे फाइंड करें। ठीक है। और ये था फार्मूला ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ओवर द क्लोज इंटीग्रल। और उसने हमें ये भी बताया था कि आंसर कितना आने वाला है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और Q यहाँ पर होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। तो अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो हम ये दो फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमें न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड या एरिया वेक्टर गिवन है या टोटल चार्ज गिवन इनक्लोज्ड है। ठीक है। और दूसरा, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो हमें इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं कि इसका ये फार्मूला लगा के हम इंटीग्रेशन सॉल्व करके इसको Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल करके E फाइंड कर सकते हैं। ऐसा हम गॉस लॉ का यूज़ करते हैं। देखो बेटा, जब हमने गॉस लॉ को यूज़ करना है तो हमें ये जो गॉस की इक्वेशन आ गई है जो हमने प्रूफ किया है, ये ऐसा सपोज करके चलना है कि हमें पता है कि फ्लक्स है जो वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आने वाला है। ठीक है, ये हमने सपोज करके चलना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक हमारे पास वायर है जिसकी लेंथ है इनफाइनाइट लॉन्ग। ठीक है। और उसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है। यूनिफॉर्मली चार्ज मीन्स कि उस पर हर जगह चार्ज की जो अमाउंट है, हर पीस पर, हर उसके छोटे छोटे पार्ट पर चार्ज की अमाउंट वो सिमिलर है। जिस मर्जी पार्ट को हम उठा लें, हमें चार्ज की जो अमाउंट है वो एक जैसी ही मिलेगी। दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। अब देखो बेटा, हम इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाल रहे हैं। हमारे पास तो कोई ऐसी वायर होती नहीं है जो इनफाइनाइट लॉन्ग हो। तो अभी हमने जो फार्मूला बनाना है वो इनफाइनाइट लॉन्ग का बना लेना है। बाकी जो हमारे पास वायर्स हैं वो इनफाइनाइट के बीच में ही आएंगी। ठीक है। तो जब हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला मिल जाएगा तो किसी भी वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करने के एबल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इनफाइनाइट लॉन्ग ये वायर सपोज कर लेता हूँ। ठीक है। ये मेरे पेज पर तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर नहीं आएगी। हमने मान लिया कि ये जो हमारे पास वायर है ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, और जितनी भी ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, लेट द लेंथ ऑफ दिस वायर इज़ एल, कैपिटल एल मैं इसकी लेंथ सपोज कर लेता हूँ। ठीक है। और इस पर जो चार्ज है वो ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट है, जो हर जगह ऐसे प्रेजेंट है चार्ज। ठीक है। इसके चारों तरफ ऐसे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हमने किया हुआ है। लेट दिस चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज पर जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, टोटल चार्ज, इस चार्ज को मैं टोटल करूं, दैट इज़ कैपिटल क्यू। ठीक है। तो मैं यहाँ पर दो चीज़ों को सपोज कर रहा हूँ। एक तो लेंथ ऑफ वायर दैट इज़ इन्फिनिटी, मैंने एल सपोज कर लिया, इन्फिनिटी लेंथ है जो वो एल है, और उस पर जो चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वो है कैपिटल क्यू। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस वायर का एक छोटा सा पीस पोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास यहाँ से लेके इतना पीस है सबसे पहले, और इसकी लेंथ है ये जो यहाँ से यहाँ तक है, लेट इट इज़ स्मॉल एल। टोटल लेंथ है कैपिटल एल, और जो पीस मैंने सपोज किया लेट इट्स लेंथ इज स्मॉल एल। ठीक है। और जो हमारे पास ये हम क्या करेंगे, वही जो फिजिक्स में करते हैं, पहले स्मॉल एल की हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करके पूरे वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इतना पीस है, इसका नाम मैं रख लेता हूँ ए बी। तो ए बी पीस की हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए अगर मैंने गॉस थ्योरम लगानी है तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इट रिक्वायर्ड क्लोज सरफेस, और उस क्लोज सरफेस का हमने नाम रखा था
गॉसियन सरफेस। तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास लेंथ एलिमेंट है इसके आसपास गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। और गॉसियन सरफेस किस फॉर्म में हो सकता है, हमने बोला था वहाँ पे कि हम कोई भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, बट हम यहाँ पर कैसा बनाते हैं, सिमेट्रिक, इट शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज। तो यहाँ वायर के लिए जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है वो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर बनता है, ठीक है। और सिलेंडर के एक्सिस पर ये हम वायर को सपोज करते हैं। तो ये हमारे पास सिलेंडर बन गया, ठीक है। और इस सिलेंडर का जो एक्सिस है वो क्या है, वायर है। एक्सिस भी नो कि जो हमारे पास सेंटर से लाइन पास करती है, ठीक है। तो मैंने ये जो सिलेंडर है इसकी लेंथ भी फिर एल ही होगी, ठीक है। और इसका रेडियस हम सपोज कर लेते हैं, इस सिलेंडर का रेडियस, लेट दिस रेडियस इज स्मॉल आर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक सिलेंडर सपोज कर लिया जिसका नाम है गॉसियन सरफेस। और देखो ये जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाया है ये चार्ज से एक जैसे डिस्टेंस पर है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सिस पर है, सेंटर से पास कर रही है वायर। तो ये जो सरफेस है वो एक जैसे ही डिस्टेंस पर है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के ये क्लोज पहुंच गया, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर चला गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हर जगह ये सेम डिस्टेंस पर है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस के लिए गॉस थ्योरम अप्लाई करना। और गॉस थ्योरम ये मैंने आपको पहले ही लिखी है। तो अकॉर्डिंग टू, जो मैं लगाता हूँ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बेटा दो तीन बातें हैं जो यहाँ पर समझने वाली हैं। देखो अगर मैं इस इंटीग्रल को फर्दर सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, ई डी एस कॉस थीटा वी नो, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो हमारे पास क्लोज सरफेस है, जो मैंने सिलेंडर बनाया है, याद रखना है ये जो मैंने सिलेंडर बनाया है यहाँ पर इसके ढक्कन लगे हुए हैं, ये क्लोज है, हर तरफ से बंद है, ठीक है। और अगर मैं इस वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको देखूं वो कैसे होगी, देखो बेटा हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर मेरे पास ये वायर है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमेशा मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि जो रेडियस होता है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये जो सरफेस है अगर मैंने इसका रेडियस बनाना है, सेंटर से बाहर की तरफ आएगा, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे परपेंडिकुलर होगी इसके ऊपर, ऐसे इधर को हो सकती है, ऊपर को, नीचे को, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। क्लियर है, ये सरफेस के साथ ऐसे 90 का एंगल बनाएगी। हाँ ऐसे या इधर को नहीं रहेगी, इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ऐसे रहेगी ये, ठीक है। तो मैंने अगर वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है तो उसकी डायरेक्शन किधर को आएगी, ये मैं आपको डायरेक्शन बना रहा हूँ, इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। नीचे को भी हो सकती है, ऐसे अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। मीन्स अगर ये वायर है तो यहाँ से वो चारों डायरेक्शन में ऐसे फैली हुई मिलेगी आपको, इधर को, इधर को, इधर को, इधर को, किसी भी डायरेक्शन में वो हो सकती है। बट ये मैंने आप जैसे आपको बताया ये इधर को या इधर को नहीं होगी, दैट विल बी नॉट अ परपेंडिकुलर, ठीक है। बट अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, और दूसरा ये थीटा किस किस के बीच में एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। अब ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ये वाला कर्व्ड सरफेस जो है, ये जो कर्व्ड सरफेस है ये वाला, तो इसका एरिया वेक्टर किधर को आएगा, हमने पढ़ा था एरिया वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये सरफेस है, परपेंडिकुलर किधर को होगा, इधर को ही। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट अब देखने वाली बात ये है कि ये जो सिलेंड्रिकल ये वाला सरफेस है इधर वाला, ये इसका एरिया वेक्टर किधर को है, तो इसका एरिया वेक्टर को तो इधर को आएगा, बाहर को, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को है, वो इधर इधर को रहेगी, अपवर्ड। मीन्स यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर को और इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड। एंगल कितना बन रहा है, 90। इधर कितना बन रहा था, 0। और इधर इधर का एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फिर से एंगल कितना बनेगा, 90। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल्स हैं वो तो डिफरेंट डिफरेंट बन रहे हैं। मैं यहाँ पर क्या एंगल पुट करूँ,
तो ये एक सोचने वाली बात हो जाती है। और दूसरी बात, ये जो हमारे पास चार्ज है Q, ये कौन सा चार्ज है, ये टोटल चार्ज या चार्ज इनक्लोज द सरफेस। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा कि दिस चार्ज Q इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस फिगर, दिस गॉसियन सरफेस। और हमें उस चार्ज का पता नहीं है कितना है, हमें क्या पता है कि टोटल चार्ज कितना है। बट गॉस थ्योरम किसके लिए लगती है, चार्ज इनक्लोज्ड के लिए। तो हमें दो चीज़ों का यहाँ पर पता लगाना पड़ेगा, एक तो ये चार्ज कितना है, इस चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, और ई और डी एस के बीच के साथ जो ये कॉस थीटा है, तो इस थीटा को मैं कितना पुट करूँ। तो मैं आपके दोनों क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर देने वाला हूँ। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस क्लोज इंटीग्रल को ब्रेक करके लिखते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, पहले हम डायग्राम में समझेंगे। देखो बेटा, ये हम क्या करते हैं, इस गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। कैसे, एक ये जो क्लोज सरफेस है, ये जो एरिया है, इसका एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ डी एस वैक्टर और शो कर लेता हूँ एन कैप से। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड, चाहे आप अपवर्ड बना लो चाहे डाउनवर्ड बना लो, यूर विश। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी। ठीक है, और इस रीजन का नाम रख लेते हैं रीजन 1। ठीक है, और सेकंड रीजन कौन सा हो जाएगा, ये जो सरफेस वाला, ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, इसको हम सेकंड रीजन मानेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को, और यहाँ मैं एरिया एलिमेंट स्मॉल सपोज कर लेता हूँ डी एस वैक्टर, और इसका एरिया वेक्टर, इसकी डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इसको रीजन 2 नाम दे देते हैं, इसका रीजन 2। ठीक है, और थर्ड रीजन इसको बना लेते हैं। अब यहाँ पर एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, डी एस वैक्टर एन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा यहाँ पे, फिर से 90 डिग्री। ठीक है, और इसको बना लेते हैं रीजन 3। क्लियर है, तो एक हमारे पास सोल्यूशन मिल गया। क्या करेंगे, हम इस क्लोज सरफेस को ब्रेक करके लिख लेंगे। कैसे ब्रेक करके लिखेंगे, देखो यहाँ मैं क्लोज सरफेस अब नहीं डालूंगा क्योंकि मैंने ब्रेक कर लिया है। रीजन 1 ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर प्लस 2 ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर प्लस 3 ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर। ऐसे हम क्या करेंगे, इस क्लोज सरफेस को 3 डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करके लिख लिया। मैंने प्लस साथ में डाला हुआ है, प्लस का मतलब है दोनों तीनों को कंबाइन करेंगे वो क्लोज बन जाएगा। ठीक है, तो एक सोल्यूशन का तो मेरे पास हल मिल गया, मैं तीनों में अलग अलग एंगल पुट कर पाऊंगा। अब ये है कि ये चार्ज कैसे फाइंड करें, हमें तो टोटल चार्ज पता है। तो देखो बेटा, इस चार्ज को फाइंड करने का फार्मूला होता है यूनिटी मेथड, जो हमने +1 में भी किया था। ठीक है, और लोअर क्लासेस में भी किया हुआ है। ठीक है, जैसे कैसे चार्ज निकालते हैं, जैसे मैंने स्मॉल चार्ज का एक पार्ट निकालना है, तो हमारे पास क्या मेथड होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड लेंथ। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, और जितना हमारे पास जिस लेंथ का आपने चार्ज निकालना है उस लेंथ से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिटी मेथड। क्लियर है, मैंने क्या किया, देखो स्मॉल चार्ज मेरे को फाइंड करना है, मैंने किया टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q, ये मैंने लिखा है। टोटल लेंथ कितनी है, कैपिटल L, और मेरे को किस लेंथ का चार्ज चाहिए, स्मॉल l का, तो मैंने ऐसे इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, फर्दर ये जो हमारे पास टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ होता है, इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, कैप टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ को, और इसको लेमडा से लिखते हैं, लेमडा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक बहुत बड़ी लेंथ में से स्मॉल लेंथ का चार्ज निकाल रहा हूँ, मैंने ये मेथड लगाया। ठीक है, और अगर मेरे पास एक स्मॉल पीस हो, अब देखो ये तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ आया क्योंकि एक जो वायर है उसकी लेंथ होती है, हम ब्रेड्थ की तरफ इतना ध्यान नहीं देते, ये 1 डिमेंशनल है। बट मैंने अगर ये जो चार्ज है वो एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, जैसे ये एरिया है, ठीक है, और मेरे को इतने से पीस का जो है वो चार्ज चाहिए होता, तब मैं क्या करता, तब भी मैं यही मेथड लगाता। अब मेरे पास क्या आता, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड एरिया, टोटल चार्ज मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टोटल एरिया मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड एरिया।
ठीक है, तो यहाँ पर Q अपॉन A हो जाता, जब Q अपॉन A हो जाता तो हम उसको बोलते हैं एरिया चार्ज डेंसिटी। ठीक है, हमारी फर्दर एप्लीकेशंस में ये भी आएगा। ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, दिस इज कॉल्ड एरिया चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। क्लियर है जी। और ऐसे ही अगर हमारे पास वॉल्यूम हो, ठीक है, जैसे ये पूरा पेन है, इस पेन के ऊपर अंदर बाहर हर किते जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है, बट मेरे को सिर्फ कैप का चार्ज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू रिक्वायर्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो उस टाइम चार्ज अपॉन वॉल्यूम आ जाता है, और उसको हम बोलते हैं क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और उसको रो से लिखते हैं। तो ये है हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी जो अभी काम आएगी, ये जो बाद में काम आनी है, और ये भी बाद में काम आनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो मेरे को क्या हुआ, चार्ज फाइंड करने का फार्मूला भी मिल गया, कैसे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इनटू रिक्वायर्ड लेंथ, क्योंकि मैं उसी क्यू को यहाँ पुट कर सकता हूँ जो मेरे सरफेस में इनक्लोज्ड है, और मैं इस क्यू अपॉन एल की जगह क्या लिख सकता हूँ, वी कैन राइट इट लेमडा एल। ठीक है, तो मैं इस क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऐसे मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब फर्दर तो इजी हो गया, अब हमने क्या करना है, एंगल फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस, सॉरी अब वेक्टर नहीं डालना, मैं डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, ई डी एस कॉस, तो फर्स्ट रीजन में देखें तो एंगल है 90, तो मैं यहाँ 90 पुट करूँगा, प्लस सेकेंड रीजन में ई वेक्टर डॉट, फिर से ये ई डी एस कॉस 0, और थर्ड रीजन में ई डी एस कॉस 90, और ये जो इक्वलिटी वाली टर्म है ये वाली, वो भी साथ में ऐसे आ जाएगी, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है कॉस 90 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये टर्म हो जाएगी 0 के इक्वल, और ये थर्ड टर्म भी किसके इक्वल हो जाएगी, 0, यहाँ पे भी कॉस 90 है, और कॉस 0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास बचेगा क्या, सेकेंड रीजन ही हमारे पास बच रहा है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं क्या, ई डी एस ओनली, और लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इट बिकम ई कांस्टेंट है, यहाँ पर बाहर आ जाएगा, डी एस की इंटीग्रेशन एस इजकल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एस क्या होता है, सरफेस एरिया, और हमारे पास सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर के सरफेस एरिया का फार्मूला 2πr/h, और यहाँ पर 2π तो ठीक है, रेडियस r ठीक है, जो हाइट है वो l के इक्वल है, तो मेरा फार्मूला बन जाएगा 2πr/l। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ मैं अगर वैल्यू पुट करूँ इट बिकम ई 2πr/l इजकल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एल से ये एल कैंसिल हो रहा है, एंड वी आर लेफ्ट विद ई इजकल टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ई इजकल टू 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट, 2π एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बन जाती है 1/2π एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर। और हमें क्या पता चला, देखो 1/2π एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट, लेमडा इज कॉन्स्टेंट, तो हमें क्या पता चला, ई इज प्रपोर्श, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ई इज प्रपोर्शनल टू 1/r। तो ये हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है। इसका मीनिंग क्या है, हम वायर से जितना दूर जाएंगे, ये रेडियस है r, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती जाएगी। और अगर मेरे को ई और आर में ग्राफ प्लॉट करना है, सो देन द ग्राफ विल बी, इस साइड में लिख लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस साइड लिख लेते हैं डिस्टेंस आर, तो इट विल बी डिक्रीजिंग ऐसे। थैंक यू।